वी आर स्टार्टिंग। देखिए, कल मैंने दिन भर पढ़ाई की है और एक जजमेंट लक्ष्मी कुमारन जी का मिला, इंटर ग्लोब यानी कि इंडिगो एयरलाइंस का, और वो कस्टम्स मतलब पूरा एविएशन इंडस्ट्री पे ऊपर है। और उसमें इतने सारे इंसाइट्स मिले, इतना कुछ नया सीखने को मिला कि आप भी दंग रह जाएंगे कि हम लोग जिस तरह से पढ़ रहे हैं, हमें और नॉलेज और पढ़ने की और मेहनत करने की जरूरत है अगर हम जीएसटी लिटिगेशन में करियर बनाना चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूं, वो मैं जजमेंट दिखलाता हूं आपको। हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, 4 मार्च 2025। अनुमान होता क्या है कि हम लोग कस्टम्स के जजमेंट्स को पढ़ते नहीं है। ये 184 पेज का जजमेंट है और इसमें जीएसटी है। कस्टम सोच के नहीं पढ़ते, लेकिन अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जितने भी कस्टम्स के जजमेंट है जिसमें जीएसटी का एंगल है, उसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। अब मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा, आप बताइएगा। अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है, एक मिनट होल्ड, ठीक है। अब मैं जो सवाल कर रहा था वो ये है कि अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो रहा है तो कौन कौन से एक्ट एप्लीकेबल हो जाएंगे? इफ यू आर इंपोर्टिंग गुड्स, विच एक्ट्स बिकम्स एप्लीकेबल? कस्टम्स एक्ट 1962 और दूसरा है प्लस कस्टम्स टैरिफ एक्ट। अब दोनों में, कस्टम्स एक्ट में जो लेवाई का सेक्शन है वो सेक्शन 12 है, जहां पर ये कह रहा है कि वेयर देयर इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स ब्रिंगिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, तो सेक्शन 12 एप्लीकेबल हो जाएगा एंड यू आर लायबल टू पे बेसिक कस्टम ड्यूटी। कस्टम टैरिफ एक्ट में दे हैव रिटन अबाउट एडिशनल ड्यूटीज। एडिशनल ड्यूटीज क्या थी? जीएसटी एरा से पहले एडिशनल ड्यूटीज क्या थी? हेलो, एनीवन? सीवीडी सर, काउंटर बिलिंग ड्यूटी किसके बदले लग रही थी? वैट के बदले, एक्साइज और वैट के बदले। और वैट के बदले 4% और एक्साइज ड्यूटी, जितना जो गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं वही गुड्स अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर होता तो जितनी ड्यूटी लगती उसको वो एक्साइज ड्यूटी कह रहे थे। करेक्ट है? अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो कस्टम टैरिफ एक्ट है, वॉज इट क्रिएटिंग ए लेवाई, और लेवाई वॉज क्रिएटेड बाय कस्टम्स एक्ट सेक्शन 12? इसका नाम ही एडिशनल ड्यूटीज है, टू प्रोटेक्ट। अब ये लगाया क्यों जाता था? तो टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो अगर बेसिक कस्टम ड्यूटी मान लीजिए 16% है और एक्साइज अगर मैन्युफैक्चर होता तो 16%, और वैट तो यूनिफॉर्म कर दिया उन्होंने 4%, क्योंकि हर एक स्टेट का सेल ऑफ गुड्स का रेट अलग अलग था, तो इसको यूनिफॉर्म कर दिया। अगर बेसिक कस्टम ड्यूटी 0 है तो क्या एडिशनल ड्यूटीज भी 0 होनी चाहिए? यस और नो? नहीं सर, वो तो एक्साइज जितना लगेगा उतना लगेगा ही ना सर। ऐसा है क्या? है ना सर। मुकेश खन्ना जी है। जितेंद्र जी क्या कहते हैं आप? क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है, हो सकता है, शायद एग्जैक्टली मालूम नहीं सर। सर मुझे तो लग रहा है कि नहीं लगना चाहिए, लेकिन इसको पार्क कर देते हैं। मुझे एक और बताइए, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, तो क्या कस्टम्स एक्ट 1962 एप्लीकेबल होगा? अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है तो कस्टम्स एक्ट 1962 एप्लीकेबल होगा। मान लीजिए सॉफ्टवेयर इंपोर्ट हो रहा है। अरे ये तो आसान सा सवाल है। फिजिकल गुड्स नहीं है तो नहीं होगा कस्टम्स एक्ट। फिजिकल गुड्स नहीं है, इसमें फिजिकल गुड्स नहीं है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, फिजिकल गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज है, तो कस्टम्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। करेक्ट है ना? और अगर कस्टम्स एक्ट 1962 एप्लीकेबल नहीं है तो क्या कस्टम टैरिफ एक्ट में एडिशनल ड्यूटीज लग पाएगा? हेलो, नहीं लग पाएगा ना, क्योंकि फिजिकल गुड्स इन्वॉल्व ही नहीं है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी 0, और मतलब एप्लीकेबल 0 क्यों है? एप्लीकेबल ही नहीं है, कस्टम्स एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं है। करेक्ट है ना? अब मुझे एक बात बताइए, इसको आप पार्क कीजिएगा, ये जो जितना भी हमने अभी बताया आपको, और ये जो भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं या पूछ रहा हूं, ये पूरा जजमेंट में आपको मिलेगा, ये सारा कुछ। और बेहतरीन जजमेंट है, लक्ष्मी कुमारन जी इन्होंने किया है, मिस्टर वी लक्ष्मी कुमारन। अब देखिए, आईजीएसटी में आते हैं एक बार। अब जीएसटी आने के बाद क्या हुआ? ये तो प्री जीएसटी एरा का है। जीएसटी आने के बाद क्या हुआ? कस्टम्स एक्ट वहीं का वहीं है, ये तो सब्ज्यूम नहीं हुआ, प्लस कस्टम टैरिफ एक्ट वहीं का वहीं है, कस्टम टैरिफ एक्ट 1985। ये कस्टम टैरिफ एक्ट में जो एक्साइज और वैट के बदले जो ड्यूटी लगती थी उसकी जगह क्या ले आया? ये आईजीएसटी में लेवाई का सेक्शन बताएंगे कौन सा है? आईजीएसटी में लेवाई का सेक्शन 5 है सर। सेक्शन
5. सेक्शन 5 के कितने पार्ट हैं? 1, 2, 3, 4, 5 जैसे 9 के पार्ट है तो 5(3) रिवर्स चार्ज, 5(4) रिवर्स चार्ज, फिर 5(5) एग्रीगेटर है, 5(1) मेन चार्जिंग सेक्शन है। करेक्ट है ना? आईजीएसटी में जो मेन चार्जिंग सेक्शन है, लवाई का सेक्शन है, वो कौन सा है? 5 सबसेक्शन 1 है। इसमें क्या लिखा हुआ है? 5 सबसेक्शन 1 आईजीएसटी कब एप्लीकेबल होगा? व्हेन देयर इज, अरे बताइए, व्हेन देयर इज Goods imported Interstate outside. movement. Goods imported into नहीं, India from इंपोर्टेड के outside. बारे में नहीं लिखा हुआ। सप्लाई जीरो रेटेड गुड्स। इंटरस्टेट। Interstate. और इंटरस्टेट कहां डिफाइंड है? इंटरस्टेट किस सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी। सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी में इंटरस्टेट डिफाइंड है और सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी में इंट्रा डिफाइंड है। करेक्ट है? और 7 के 5 सब सेक्शन है और उसमें लिखता है वन ऑफ द सेक्शन राइट्स की import of services will be treated as interstate, import of goods will be treated as interstate, export of services and export of goods will be treated as interstate. करेक्ट है ना? तो interstate is defined और क्या कह रहा है interstate? Import of goods and import of services is treated as interstate supply। और अगर ये interstate supply है तो कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा? अरे बताइए। 5(1) एप्लीकेबल होगा। 5(1) का एक एक्सेप्शन बनाया हुआ है जिसको हम लोग प्रोवाइजो बोलते हैं। करेक्ट है ना? प्रोवाइजो टू सेक्शन 5 सबसेक्शन 1। इसमें क्या लिखा हुआ है? 5(1) में क्या लिखा हुआ है? इंटरस्टेट, और इंटरस्टेट में क्या आ गया? Import आ गया इसमें। इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज दोनों आ गए। प्रोवाइजो टू सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है कि अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स हुआ तो कस्टम एक्ट में जाना पड़ेगा। तो कस्टम टैरिफ एक्ट सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 के अकॉर्डिंग आईजीएसटी विल बी कलेक्टेड। हेलो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, कस्टम टैरिफ एक्ट एज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 आईजीएसटी शैल बी कलेक्टेड। ना इंपॉर्टेंट है, मैंने लेवाई एंड कलेक्टेड नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ कलेक्टेड बोल रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, ये प्रोवाइजो कब एप्लीकेबल होगा? मैं पहले ना लॉ दिखलाता हूं आपको सेक्शन 5 का। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 5(2) क्या है? वो तो पेट्रोल वाला है। देयर शैल बी लेवाइड ए टैक्स called the IGST on all interstate supplies of goods or services और both except वगैरह वगैरह, और rate of tax वो सब है। लेकिन ये है इंटरस्टेट। इंटरस्टेट क्या होता है? सेक्शन 7 में, और सेक्शन 7 इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज दोनों है। प्रोवाइडेड दैट द इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, यहां क्या लिखा हुआ 5(1) में? there shall be levied a tax called the integrated goods and service tax। और यहां क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइडेड दैट इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन गुड्स, यहां पर लिखा हुआ है ऑन गुड्स और सर्विसेज और बोथ। 5(1) में दोनों लिखा हुआ है, गुड्स और सर्विसेज और बोथ। लेकिन जब एक्सेप्शन में आ रहा है तो एक्सेप्शन मींस कार्व्ड ओनली फॉर गुड्स इंपोर्टेड इन, नॉट फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ओनली फॉर गुड्स। और इसमें हमने लिख दिया जस्ट लाइक एडिशनल ड्यूटीज इन अर्सवाइल जीएसटी रिप्लेसिंग एक्साइज ड्यूटी वैट ऑब्लिक सीएसटी शैल बी लेवाइड एंड कलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। 85 बोल दिया था गलती से। ऑन द वैल्यू वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। on the value as determined under said act at the point when, now this is also important, when duties of customs are levied on the said goods under section 12 of the Customs Act 1961। अब मुझे एक बात बताइए, आप लोग एक्सेप्शंस को कैसे इंटरप्रेट करेंगे? एक्सेप्शन को कैसे इंटरप्रेट करेंगे? 5(1) में तो मेन लिखा हुआ है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यहां पर वर्ड सप्लाई है एक्सेप्शन में, दोबारा पढ़ लीजिए, यहां पर कहीं भी वर्ड सप्लाई लिखा हुआ है। प्रोवाइडेड दैट इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, आर दे राइटिंग दैट दे प्रोवाइडेड इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन गुड्स इंपोर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया? ये तो नहीं लिखा हुआ ना, ये सिंपल लिखा हुआ गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया। तो एक्सेप्शन को कैसे इंटरप्रेट करेंगे जरा बताएंगे? 5(1) में गुड्स और सर्विसेज दोनों लिखा हुआ है, एक्सेप्शन में जब जा रहे हैं तो सप्लाई वर्ड नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया। और इसको हम लोग लेवाई एंड कलेक्ट कैसे करेंगे? जैसे सेक्शन 3 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट, यानी कि स्पेशली 3 सबसेक्शन 7। और कब कलेक्शन होगा? जब बेसिक ड्यूटी का कलेक्शन होगा तभी इस आईजीएसटी का कलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आईजीएसटी विल बी कलेक्टेड ओनली व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया। सर्विसेज पे एप्लीकेबल नहीं है। सर्विसेज पे एप्लीकेबल नहीं है। नाउ if I say there is an import of services, whether it involves physical goods or not,
अगर जीएसटी एक बार डिसाइड कर चुका है, इट इज एन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। जैसे इंपोर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट ऑन लीज, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है या नहीं? यस है ना। बिल्कुल है, हर हालत में है। हाँ है। तो व्हेन इट इज डिसाइडेड दैट दिस इज एन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो 5(1) ही तो एप्लीकेबल होगा, प्रोवाइजो तो एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। हेलो सर। अब मैं आपको एक और बताता हूं। देखिए, ये हम लोग जब जब जजमेंट पढ़ना शुरू करेंगे, और मैं सारा रीजनिंग तो दे ही रहा हूं, लेकिन और क्लैरिटी आएगी। लेकिन आप समझिए, हम लोग जो पढ़ रहे थे, जो ये जजमेंट जिसके बारे में वो बताता हूं, ये जजमेंट क्या है। लेकिन उससे पहले मोहित मिनरल का केस देखते हैं। मोहित मिनरल में क्या हुआ था कि गुड्स वेयर ब्रॉट इनटू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इन इंडिया एज पर कस्टम्स एक्ट, एज पर जीएसटी, इट इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स। करेक्ट है? और दिस इज सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट। सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो मान लीजिए 100 रुपया का कॉस्ट ऑफ गुड्स है, इंश्योरेंस एंड फ्रेट 20 रुपीज है, तो 120। तो जब ये यहां आएगा तो कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा? सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी लग जाएगा। अब आईजीएसटी लग पाएगा क्या? आईजीएसटी लग पाएगा, कस्टम्स में लगेगा आईजीएसटी 37 में। अब मुझे एक बात बताइए, आईजीएसटी लॉ को ऑथराइज करना पड़ेगा कस्टम्स को, तभी तो लग पाएगा। आईजीएसटी इज एन एडिशनल ड्यूटी। तो क्या ये 5(1) के एक्सेप्शन में यहां फॉल कर रहा है? ये वाला ट्रांजेक्शन हाँ कर रहा है ना? बिल्कुल कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रोवाइडेड इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, तो आईजीएसटी भी लग जाएगा। करेक्ट? मुझे एक बात बताइए, अब कस्टम डिपार्टमेंट क्या करने लगा, या जीएसटी डिपार्टमेंट क्या करने लगा कि इसमें जो सर्विस एलिमेंट है, इसके ऊपर अलग से आईजीएसटी लगाने लगा। हेलो, ड्यूअल लेवाई हो गया या नहीं हो गया? आप लोग को याद है ना मोहित मिनरल का केस? यस सर, यस सर। तो इट इज ए ड्यूअल लेवाई, तभी तो सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये नहीं लगेगा। अब आप सोच के देखिए, जीएसटी में एक प्रोविजन है सेक्शन 8 कंपोजिशन लेवाई का, सॉरी कंपोजिशन लेवाई बोल रहा हूं, कंपोजिट सप्लाई का। क्या कहता है कंपोजिट सप्लाई? इफ एनी ट्रांजेक्शन इज नेचुरली बंडल्ड, मान लीजिए एसी के साथ इंस्टॉलेशन नेचुरली बंडल्ड है, रूम के साथ फूड नेचुरली बंडल्ड है, तो प्रिंसिपल सप्लाई विल बी ट्रीटेड, मतलब प्रिंसिपल सप्लाई के बेसिस पे विल डिसाइड वेदर इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो ये क्या बन जाएगा? एसी प्लस इंस्टॉलेशन सप्लाई ऑफ गुड्स बन जाएगा। और अगर ये सप्लाई ऑफ गुड्स बन गया तो रेट कौन सा लगेगा? गुड्स का रेट लगेगा। हेलो जी सर। क्या जीएसटी डिपार्टमेंट इज ऑथराइज? नहीं, इंश्योरेंस भी इस पे तो आपने दे दिया, 100 प्लस इंस्टॉलेशन का मान लीजिए 10 रुपए, 110 रुपए दे दिया। इस इंस्टॉलेशन पे अलग से हम इसको सर्विसेज मानेंगे। अब हमको इस पे जरा जीएसटी दोबारा दीजिए। इज इट पॉसिबल? ड्यूअल लेवाई होगी सर। नहीं, पहले बताइए, इज इट पॉसिबल? क्या सर? फिर से मैं बोल रहा हूं कि सेक्शन 8 कंपोजिट सप्लाई का है। Once a transaction, composite transaction is treated as either a supply of goods or supply of services, और गुड्स के बेसिस पे अगर गुड्स का रेट लग गया, तो क्या जीएसटी डिपार्टमेंट इस ट्रांजैक्शन को सेपरेट करके, बाइफर्केट करके इंश्योरेंस के ऊपर अलग से फिर से दोबारा जीएसटी मांग सकता है? नहीं, क्यों नहीं मांग पाएगा? क्योंकि लॉ में डेफिनेशन में ही लिखा है कि प्रिंसिपल सप्लाई के हिसाब से ही ये ट्रांजैक्शन गिना जाएगा। वंस, इसका मतलब ये है कि पुराना जीएसटी से पहले और इस जीएसटी में क्या फर्क है? आप अगर वैट और सर्विस टैक्स का जमाना देखें तो वो ये कहता है वर्स कॉन्ट्रैक्ट, इट इन्वॉल्व्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, देयरफॉर लेट अस डिवाइड, एंड इसको बाइफर्केट करते हैं। और फिर अबेटमेंट का कॉन्सेप्ट है, याद है ना आपको? यस सर। लेकिन जीएसटी में अबेटमेंट का कोई कॉन्सेप्ट है। वंस इट इज डिसाइडेड इट इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स, तो सप्लाई ऑफ गुड्स। वंस इट इज डिसाइडेड इट इज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज, देन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। यू कैन नॉट डिवाइड इट। करेक्ट? हेलो, यस सर। समझ गए? जी जी। और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कहां ले जाना चाह रहे थे लक्ष्मी कुमारन जी। जी। तो कंपोजिट सप्लाई का कॉन्सेप्ट जीएसटी में आया है, विच डिसाइड शेड्यूल 2 जीएसटी में, पहले नहीं था। तो व्हेन ए ट्रांजैक्शन इज ऑलरेडी डिसाइडेड वेदर इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, देन कस्टम डिपार्टमेंट उसको बैठ के उसको अलग नहीं करेगा कि नहीं हम लोग अलग करके अब इसके ऊपर हम लोग सर्विसेज छूट गया, सर्विसेज ले लेंगे, गुड्स छूट गया तो हम कस्टम ड्यूटी ले लेंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल। अब इस सेक्शन को दोबारा पढ़िए। अब वो एयरक्राफ्ट को पढ़िए। इंपोर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट अंडर लीज,
इसमें फिजिकल गुड्स भी इन्वॉल्व है। हेलो, अगर इसमें फिजिकल गुड्स भी इन्वॉल्व है, अब मुझे सबसे पहले छोड़ दीजिए फिजिकल गुड्स, एयरक्राफ्ट अंडर लीज वेदर इट इन्वॉल्व्स फिजिकल गुड्स और नॉट, वेदर इट इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विस। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं रहेगा। अगर ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो क्या ये एक्सेप्शन में फॉल करेगा? सर एक्चुअली इसमें ये है कि ये जो एक्सेप्शन है ना, वहां पे सप्लाई वर्ड नहीं लिखा है, हाँ पर मेन सेक्शन में सप्लाई लिखा है। तो हाँ हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो एक्सेप्शन है वो मेन सेक्शन से ही ड्रॉ आउट किया है, तो यहाँ पे सप्लाई ही इंटेंशन होगा कि सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। नहीं तो नहीं ये नहीं, ये एक्सेप्शन का जो इंटरप्रिटेशन होता है वो हमेशा, ये तो ब्रॉडर है, और एक्सेप्शन का फिर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होगा, जो लिखा हुआ है वही पढ़ना है हम लोग को। ब्रॉडर में तो सप्लाई की ही बात है, खाली अदर देन सप्लाई की बात ही सप्लाई नहीं है। मत पढ़िए, यहाँ पर सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। हाँ मतलब सप्लाई हुई ना, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस, पर सप्लाई ना, हाँ खाली सप्लाई, अदर देन सप्लाई की बात नहीं है 5(1) में। करेक्ट। तो अभी क्वेश्चन ये प्रोवाइजो में जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स है वो सप्लाई की बात कर रहा है या अदर देन सप्लाई की बात कर रहा है? नहीं क्वेश्चन ये आता है। सप्लाई की तो बात कर ही नहीं रहा है, ये तो सिंपल कर रहा है गुड्स इंपोर्टेड इनटू। हाँ मैं वही कर रहा हूँ। तो क्या ब्रॉडर जो सेक्शन 5(1) में है वहां पे तो खाली सप्लाई की ही बात है, अदर देन सप्लाई की बात ही नहीं है। ऊपर क्लियर कट लिखा है 5(1) में सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और वहां से एक्सेप्शन निकाला है। तो क्या हम ऐसा समझे कि खाली वहां पे जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स का जो एक्सेप्शन निकाला है वो सप्लाई की ही बात कर रहा है? क्योंकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स सप्लाई का भी हो सकता है और अदर देन सप्लाई का भी हो सकता है। अच्छा चलिए, तो इसको एक बार थोड़ी देर के लिए पार्क करते हैं, क्योंकि ये जो जजमेंट है वो इसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं है। ये जजमेंट जिसके बारे में उसको डिस्कस करते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री क्या करती है, अपने इंजन्स को तो इंपोर्ट करती है, एयरक्राफ्ट को इंपोर्ट करती है, खराब हो जाता है तो उसको फिर वो एक्सपोर्ट करती है रिपेयर के लिए। तो री इंपोर्ट ऑफ गुड्स आफ्टर रिपेयर, री इंपोर्ट ऑफ गुड्स आफ्टर रिपेयर्स। कस्टम्स एक्ट में नोटिफिकेशंस है, मैं अभी आपको दिखलाऊंगा, जहां पर ये कहता है सेक्शन 12 क्या कहेगा। मान लीजिए गुड्स का कॉस्ट है 100 रुपया और रिपेयर का कॉस्ट है 10 रुपया, तो सेक्शन 12 क्या कहेगा, पूरे 110 रुपए पे जीएसटी लगा दीजिए, सॉरी कस्टम ड्यूटी लगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा दीजिए। री इंपोर्ट ऑफ गुड्स आफ्टर रिपेयर्स, गुड्स का कॉस्ट 100 एंड रिपेयर्स का कॉस्ट ₹10, तो सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962 ये कहेगा पूरे 110 पे लगा दीजिए। देन दे केम आउट विद द नोटिफिकेशन, मे बी 545/2017 है, जहां पर उन्होंने कंसेशन दिया, इसीलिए एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में आया और कहा कि हम लोग सिर्फ कस्टम ड्यूटी किस पे लगाएंगे, 10 पे लगाएंगे, 10 रुपए पे लगाएंगे। और वो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ ड्यूटी ऑफ कस्टम्स शैल बी लेवाइड ओनली ऑन ₹10। तो जो री इंपोर्ट ऑफ गुड्स आफ्टर रिपेयर्स होता है उस पर सिर्फ कस्टम ड्यूटी लगता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन ₹10। मुझे एक बात बताइए, क्या इसमें एडिशनल ड्यूटीज लगेंगी? इसमें एडिशनल ड्यूटीज लगेगी? एक्चुअली तो नहीं लगनी चाहिए सरकार की, नहीं लगेगी। और प्री जीएसटी रिजिम में सोचिए नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि इंपोर्ट, क्योंकि ये गुड्स रिपेयर होने के लिए गए थे, और एडिशनल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट था टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, अगर इसके ऊपर एडिशनल ड्यूटीज अगर लगनी होती तो पहले लग चुकी होती जब वो इंपोर्ट ओरिजिनली हुआ होगा। ये तो रिपेयर होने के लिए गया था। हेलो, तो इस पे एडिशनल ड्यूटीज नहीं लगेगी, करेक्ट है ना? अब देखिए डिपार्टमेंट क्या करने लगा। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, दिस री इंपोर्ट ऑफ गुड्स आफ्टर रिपेयर्स इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स या इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज? सर वैसे देखने चाहिए तो दोनों है ना, सर्विस तो है ही, रिपेयर की सर्विस हमने ली है और गुड्स भी बाहर से आए हैं। नहीं, वो तो फिजिकल मूवमेंट हुआ ना। हाँ तो मूवमेंट इंपोर्ट की डेफिनेशन में तो ऐसा ही लिखा है ना, गुड्स इंडिया से, मतलब बाहर आउट ऑफ इंडिया से इंडिया आए तो इंपोर्ट। करेक्ट करेक्ट, लेकिन इसमें एग्जम्पन भी है ना। हाँ इसीलिए एग्जम्पशन दिया है ना, इसीलिए एग्जम्पन दिया। लेकिन बेसिकली एज पर जीएसटी लॉ इट इज, एज पर जीएसटी लॉ इट इज सर्विस, import of service, and this is supply of service as per schedule 2 entry number 3 job work. Hello, हाँ कह सकते, यस करेक्ट है ना? तो इट इज ए इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब देखिए, जब अब पूरा कस्टम लॉ समझिए, कस्टम लॉ क्या कह रहा है, नोटिफिकेशन 45 ₹10 पे लगेगा, तो ये एग्जम्पशन हो गया 100 रुपए का, और ड्यूटी ऑफ कस्टम्स लगेगा और ₹10 पे ही लगेगा, एडिशनल ड्यूटीज नहीं लगेगा, करेक्ट है? जब ये जीएसटी आया तो जीएसटी में भी
यही लॉ था, यही नोटिफिकेशन था। अब कस्टम डिपार्टमेंट क्या करने लगा, कस्टम डिपार्टमेंट ये कहने लगा कि सर ऐसा है कि फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ है या नहीं हुआ है। बोला हुआ है, तो हमें इस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे ऑन, सिंस इट इज ए फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, I want IGST on this ₹10 also because of this exception to या proviso to section 5 subsection 1 repair। कस्टम्स एक्ट में क्या लग रहा था, ये प्री जीएसटी का, पोस्ट जीएसटी। कस्टम्स एक्ट में क्या लग रहा था, बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन रिपेयर कॉस्ट, एडिशनल ड्यूटीज 0। पोस्ट जीएसटी में कस्टम डिपार्टमेंट क्या करने लगा कि बीसीडी तो ले ही रहे हैं हम लोग ऑन कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स प्लस आईजीएसटी बेस्ड ऑन, बोला वी हैव द पावर। इज इट करेक्ट? क्या ये सर एक तरह से देखा जाए तो वैल्यू एडिशन हुआ है गुड्स में। हाँ, 100 रुपीज का 1110 हो गया है। तो अगर कस्टम्स डिपार्टमेंट प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 5(1) के तहत आईजीएसटी लगाता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है प्रोवाइडेड दैट द इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, मतलब वो एक स्टैंड ले सकता है ये। अब देखिए, इसको अगर ठीक से आप इंटरप्रेट करें तो क्या ये प्रोवाइजो लेवाई है या सिर्फ ये कलेक्शन का पॉइंट है? Shall be levied and collected in accordance with the provision of section 3 of customs tariff act। एक्चुअली लेवाई तो ये है, क्लैरिफिकेशन है, ये क्लैरिफिकेशन है खाली। नीचे लिखा है ना सर, shall be levied and collected in accordance with section 3 of लिखा हुआ customs है, act। लेकिन ये लेविड एंड कलेक्टेड लिखा हुआ है, लेकिन हमने अभी जब शुरुआत में कहा सेक्शन 12 ही जब एप्लीकेबल नहीं है और प्री जीएसटी रिजिम में एप्लीकेबल भी नहीं था, तो ये इट इज ओनली ए पॉइंट ऑफ कलेक्शन, इट डज नॉट क्रिएट लेवाई। हाँ, इसमें ये भी कि ये प्रोविजो एक तरह से वैल्यूएशन का रूल है कि कस्टम के हिसाब से वैल्यू निकलेगी। सर मैं कल वही कह रहा था, इसमें दो व्यू थे पहले, क्योंकि इन अकॉर्डेंस वर्ड लिखा है, अंडर 5(3) नहीं लिखा है, अंडर सेक्शन 5 ऐसा करते हैं, लॉ एक बार पढ़ते हैं हम, हमारा जजमेंट पढ़ते हैं हम लोग। ये सब हमने बता भी दिया आपको, ये जितना भी लिखा हुआ एक्सपोर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर रिपेयर एंड देन रीइंपोर्ट, वैल्यू ऑफ कॉस्ट, लेवाई, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज शेड्यूल 2 सेक्शन 8 कस्टम, ये सब हम लोग बता चुके हैं आपको। अब देखिए एक बार पढ़िए, These 3 writ petition bid us to traverse the uncharted and untested territory of the interplay between Customs Act, Custom Tariff Act on the one side of the scale when pitted against CGST and IGST. They pose 2 fundamental questions for our consideration. Whether the duty leviable under section 3 subsection 7 of the CTA is independent of levy created by section 5 of IGST. कहने का मतलब क्या ये लेवाई क्रिएट कर रहा है कस्टम टैरिफ एक्ट, और क्या सेक्शन 3(7) और सेक्शन 5 दोनों इंडिपेंडेंट है? 3(7) अपना लेवाई क्रिएट करेगा, सेक्शन 5 अपना लेवाई क्रिएट करेगा। वेदर ए सप्लाई ऑफ सर्विस कन्फर्ड दैट कैरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ शेड्यूल 2 of the CGST would remain unimpeded by the concept of import of goods as ordinarily understood। क्या जीएसटी एक बार किसी ट्रांजेक्शन को अगर सप्लाई ऑफ सर्विसेज कह देता है तो क्या उसको फिर इंपोर्ट ऑफ गुड्स मान के फिर से उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी और आईजीएसटी लगाया जा सकता है? तो दिस इज द 2 क्वेश्चंस। और इसके इस 2 सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इस 184 पेज का है ये पूरा इन्होंने पढ़ा, क्या कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा आईजीएसटी, सीजीएसटी, और इसमें लिखे हुए भी हैं। अब इसमें कुछ चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं अभी पढ़ लेता हूं। The challenge itself emanates from the petitioners having moved aircraft engines and aircraft parts for repair and services outside the territory of India and the levies which could be imposed at the time of their reimport. It is contended that once a transaction is conferred the character of supply of service, it would be impermissible for the respondent to bring those transactions to tax by treating them as an import of goods and articles. ये सारे पिटिशनर यानी कि इंडिगो ही कह रहा है। इट इज थस कंटेंडेड दैट इंटीग्रेटेड टैक्स विच इज स्पोकन ऑफ इन द सीटीए कैन ओनली बी कंस्टिट्यूट टू बी रेफरेंस टू द टैक्स इम्पोज्ड बाय द आईजीएसटी एंड सेक्शन 3(7) बीइंग merely a collection mechanism placed at the point of re-import। फिर ये एस्पेक्ट थ्योरी मतलब एक ही ट्रांजेक्शन पे 2 टैक्स लग सकता है या नहीं लग सकता है। दिस इज, ये भी मुझे ये बहुत अच्छे से नहीं समझ में आया कि ये एस्पेक्ट थ्योरी क्यों नहीं हो पा रहा है। मैं आपको ऐसे बता देता हूं कि अगर गुड्स आर ब्रॉट
फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया तो कस्टम्स एक्ट, और इसमें अगर कोई सर्विस एलिमेंट है तो जीएसटी लॉ। तो एक बार देखते हैं, पढ़ते हैं। फैक्चुअल नैरेटिव ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और ये भी हमने बता चुका कि ये जो रिपेयर है इसको हम लोग एंट्री 3 से शेड्यूल 2 से इंपोर्ट ऑफ सर्विस मानेंगे। ये वाला नोटिफिकेशन नंबर 45/2017 वुड मीन ओनली बीसीडी एंड नॉट इंक्लूड आईजीएसटी एंड कंपनसेटरी सेस। मैं आपको ना वो नोटिफिकेशन निकाल के दिखलाता हूं। ये देखिए, डू हियर बाय एग्जेंट व्हेन री इंपोर्टेड इनटू इंडिया, और इसका सीरियल नंबर कौन सा है, ये देखिए, ड्यूटी ऑफ कस्टम्स लिख रहे हैं, ड्यूटी ऑफ कस्टम्स लिख रहे हैं। ये गुड्स एक्सपोर्टेड अंडर क्लेम ऑफ रिफंड ऑफ अंडर बॉन्ड अंडर ड्यूटी, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। गुड्स अदर देन दोज एक्सपोर्टेड फॉर रिपेयर्स अब्रोड। क्या लिख रहे हैं, ड्यूटी ऑफ कस्टम्स। इसका मतलब इसमें एडिशनल ड्यूटीज आएगा या नहीं आएगा? ड्यूटी ऑफ कस्टम, एडिशनल ड्यूटीज तो नहीं आएगा। तब इन्होंने क्या किया, 36/2021 निकाला और इसको अमेंड किया और कहा कि जहां पर ड्यूटी ऑफ सिर्फ कस्टम्स लिखा हुआ वहां पर हम लोग सेट ड्यूटी टैक्स और सेस शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। इसका मतलब ये 45/2017 में दे सब्स्टिट्यूटेड विद द वर्ड ड्यूटी ऑफ कस्टम्स सेट ड्यूटी टैक्स और सेस। इसके बाद सेट ड्यूटी टैक्स और सेस, तो इन्होंने आईजीएसटी को, मतलब एडिशनल ड्यूटीज जो आईजीएसटी का कंपोनेंट है वो भी इसमें लिख दिया। अब ये क्या, पूरा जजमेंट आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखेगा कि ये पूरा नोटिफिकेशन को क्वैश कर दिया इन्होंने। ये वाला 36/2021 ये अमेंडमेंट को क्वैश कर दिया। फिर इन्होंने इससे रिलेटेड एक सर्कुलर भी लेके आए, वो सर्कुलर को भी क्वैश कर दिया। कहां गया, ये रहा सर्कुलर, ये रहा सर्कुलर 2021, clarification regarding applicability of IGST on repair cost, insurance and freight on the goods re-imported after being exported for repairs on the recommendation of GST Council made in its 43rd meeting। तो ये जो IGST ये सर्कुलर लेके आए और कहा कि IGST भी लगेगा, ये सब क्वैश हो गया। तो ये सर्कुलर जीएसटी लॉ में है कि नहीं, कस्टम्स ही है ना, कस्टम्स है, कस्टम्स। अच्छा, सीबीआईसी भी लिख रहा है, ये कौन साइन किया है? तो सीबीआईसी निकाला है, तो बेसिकली कस्टम्स एक्ट का ही नोट, ये तो लिखा हुआ कस्टम, मैं कहां जा रहा हूं, ये रहा कस्टम्स, विच एसेंशियली हेल्ड दैट आईजीएसटी वुड बी लेवेबल ऑन गुड्स री इंपोर्टेड पोस्ट। ये रहा 36/2021, तो 45/2017, 36/2021 और कहा कि आईजीएसटी भी लगेगा। अब जो इस जजमेंट में है जो आर्ग्यू किया गया कि वंस इट इज डिसाइडेड इट इज एन इंपोर्ट ऑफ सर्विस, तो आप 5(1) में रहेंगे, इस एक्सेप्शन में आप जा ही नहीं सकते हैं। और सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट डज नॉट क्रिएट लेवाई, इट इज ओनली अ कलेक्शन पॉइंट। जब तक बेसिक कस्टम ड्यूटी ही नहीं लग रहा है तो एडिशनल ड्यूटीज कैसे लग सकता है, जो पॉइंट हमने आपके साथ डिस्कस भी किया। अब देखेंगे ये इतना कॉन्स्टिट्यूशन का व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, तो ये सारा इसमें ये लिखा हुआ है, तो इसको दोबारा पढ़ के कोई फायदा नहीं है। इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल 246A कॉन्स्टिट्यूशन में। 246A क्या, यहीं से पावर मिला सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी लॉ बनाने का। सीजीएसटी ईच स्टेट गवर्नमेंट, एसजीएसटी। तो नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन 246 आपका शेड्यूल 7 में ले जाता, लीस्ट 1, 2, 3 and 254 पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज 2 लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट। तो पार्लियामेंट सीजीएसटी बनाएगा, लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट अपने अपने स्टेट का जीएसटी बनाएगा। लेकिन पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है आईजीएसटी का लॉ बनाने के लिए, जिसमें वो लिखेगा इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स कब हो सकता है। एक और आर्टिकल जो इंसर्ट हुआ 269A, ये मेरे से, मतलब मैं आपको याद है, मैं आपको बोला करता था आईजीएसटी का पैसा कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाता है, मुझे वो मिल ही नहीं रहा था, कहां लिखा है। तो वो आर्टिकल 216, और मैं बोल रहा था मैं पढ़ा हुआ तो है लेकिन मिल ही नहीं रहा है। तो आर्टिकल 269A में देखिए कि जब आईजीएसटी कलेक्ट होगा यानी कि इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स में, तो वो पैसा अपॉर्चमेंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और हर एक स्टेट में 50-50%। लेकिन ये पैसा कभी भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता ही नहीं है, एक टेम्पोररी गुल्लक बनाया हुआ है। देखिए, द अमाउंट अपोर्शन टू ए स्टेट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, where amount collected as tax levied and has been used for payment by state shall not form part of consolidated fund of India, shall not form part of consolidated fund of India। चलिए, ये तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 279A, आर्टिकल 279A जहां पर जीएसटी काउंसिल कैसे फंक्शन करेगा उसके बारे में, ये इसको याद रखिएगा। हम लोग किसी और लॉ में ये इसका बहुत सॉलिड इंपॉर्टेंस है। एनी प्रोसीजरल इरेगुलरिटी ऑफ द काउंसिल ने रिकमेंड
पहले नोटिफिकेशन आया, बाद में अप्रूव हुआ, बाद में रिकमेंड किया या रेटिफाई हुआ, तो क्या इससे बच पाएगा या नहीं बच पाएगा? जो एक्सटेंशन नोटिफिकेशन ऑफ सेक्शन 73 है वो हम लोग पढ़ेंगे आपके साथ, मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है। अमेंडमेंट ऑफ 7th शेड्यूल। अब 7th शेड्यूल कौन सा है? लिस्ट वन में एंट्री 83, जहां पर द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेवाई कस्टम ड्यूटी। अब एंट्री 3 में अगर दे हैव द पावर टू लेवाई कस्टम ड्यूटी, तो इस जजमेंट में और डिस्कस ये हुआ है कि एंट्री 83 में दे हैव द पावर टू लेवाई कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। क्या एंट्री 83 गिव्स द पावर टू लेवाई IGST ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्विस और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस? यस और नो? एंट्री नंबर 83 में कस्टम ड्यूटी किस पे? अरे क्या, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एकदम लिमिटेड सवाल है, क्या इस एंट्री 83 से इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर GST लग सकता है, लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते सर। कौन से एंट्री से लगा पा रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से एंट्री आर्टिकल से लगा पा रहे हैं? आर्टिकल 246A, जहां पर इनको पावर मिला वहीं से लगेगा ना। और ये पावर क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास है या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ये भी एक इश्यू है जो हम लोग को डिस्कस आगे है। फिर कंपनसेशन पावर वगैरह 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 गया 246A, फिर से वही वाला पावर लिखा हुआ है 269A। अब 269A देखिए क्या कहता है, अगेन वही कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज सप्लाई ऑफ गुड्स और ऑफ सर्विसेज और बोथ इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स और ऑफ सर्विसेज और बोथ इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। लेकिन ये जो रूल बनाने का पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और कैसे बनाया हुआ? सेक्शन 8 में कंपोजिट सप्लाई, शेड्यूल 2 में और प्लेस ऑफ सप्लाई इन IGST। तभी तो पता लगेगा इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स है या नहीं है। बहुत ही अच्छा जजमेंट है, आप किसी टाइम निकालिए और पूरा एक एक वर्ड एक एक लाइन पढ़िए इसको। CGST, IGST, कस्टम्स एक्ट एंड CTA ओवरव्यू। तो पहले CGST लॉ, IGST लॉ, कस्टम, ये सारा कुछ इन्होंने देख रहे हैं, डेफिनेशन ये सब लिखते जा रहे हैं। ये सर ये कौन सी हाईकोर्ट का जजमेंट है? दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट। फिर लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, स्कोप ऑफ सप्लाई, तो ये फिर शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 पूरा इन्होंने रिप्रोड्यूस कर दिया है। मतलब जज ने दे हैव अप्लाइड देयर माइंड, इन्होंने ऐसे ही जजमेंट नहीं पास किया, दे हैव अप्लाइड देयर माइंड। स्पीकिंग है ये सेक्शन 5 IGST वाला जो हम लोग पढ़ चुके हैं आपके साथ, ये प्रोवाइड। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई कब होगा, ये भी हम लोग आपके साथ 8 में क्या इंट्रास्टेट लिखा हुआ है, ये सब हम लोग बता ही चुके हैं शुरुआत में। प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 10, 11, 12, 13। और जज नहीं लिखता, जज के साथ जो टॉप लॉ कॉलेज के जो असिस्टेंट स्टूडेंट्स होते हैं वो इनके असिस्टेंट बन जाते हैं, इंटर्न बन जाते हैं, तो वो लोग लिखते हैं ऑब्वियसली अंडर द गाइडेंस ऑफ द जज। मिसलेनियस सेक्शन 20 CGST के काफी सारे प्रोविजन जो IGST में नहीं लिखे हुए वो सेक्शन 20 में कहा पेरिमेटेरिया एप्लीकेबल है, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। फिर कस्टम्स एरिया, ड्यूटेबल गुड, ड्यूटी, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंपोर्ट गुड्स, ये सारा डेफिनेशन कस्टम्स एक्ट का उठा के इन्होंने लिख दिया। स्कीम ऑफ द इम्प्यून नोटिफिकेशन जो 45/2017 है। फिर 50/2017 जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर लीज है, वो सारा इन्होंने यहां पर देखिए 50/2017 जो हम लोग कर चुके हैं आपके साथ, वो सारा इन्होंने लिखा है, देख रहे हैं आप, ऑल गुड्स नील नील। अब इसी में मैं आपको ये बोलना चाह रहा था, अगर बेसिक कस्टम ड्यूटी 0 है 50/2017 में, इंपोर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट अंडर लीज उन्होंने बेसिक कस्टम ड्यूटी को 0 कर दिया, तो एडिशनल ड्यूटी IGST कैसे लग सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो वो नोटिफिकेशन और वो सर्कुलर भी क्वैश होना चाहिए। ये 45/2017 जहां पर हमने कहा ड्यूटी ऑफ कस्टम सेट ड्यूटी टैक्स और सेस रिपेयर कॉस्ट इनटू BCD इनटू IGST ये कर रहे हैं। फिर इनको 36/2021 से व्हाट दे आर डूइंग, दे आर अमेंडिंग इट। ये 36/2021 ये लिखा हुआ है। और फिर ये सर्कुलर मैं आपको दिखलाई चुका हूं, अराइवल सबमिशंस मतलब रिस्पोंडेंट का। तो आर्टिकल 246A IGST इज नॉट इक्वल टू कस्टम ड्यूटी, आर्टिकल 246 कह रहा है। आर्टिकल 246 एंट्री 83 मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूं, एंट्री 83 में कस्टम ड्यूटी है। कस्टम ड्यूटी एंट्री 83 कैन नॉट लेवाई GST if repairs is treated as supply of services, how can custom duty be levied? If supply of services, then section 5(1) is applicable, to levy not possible.
5(1) प्लस प्रूव। अच्छा एक बात बताइए, कोई ऐसा जीएसटी जो 5(1) भी एप्लीकेबल हो रहा है और बोल रहा है 5(3) में भी हम लगाएंगे? इज इट पॉसिबल? 5(1) प्लस 5(3) रिवर्स चार्ज है, इज इट पॉसिबल? कह दीजिए, किसी को तो कहना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, नहीं नहीं सर। है ना? उसी तरह से 5(1) प्लस प्रोवाइजो टू 5(1) कैसे एक साथ एप्लीकेबल कर देंगे आप? पॉसिबल ही नहीं है। करेक्ट करेक्ट। खैर, और आगे चल के इस जजमेंट में लिखा भी है कि प्रोवाइजो टू सेक्शन 5(1) डज नॉट क्रिएट लेवाई, इट इज ओनली अ कलेक्शन पॉइंट। कोर्ट ये माना है। ये 7(2), 7(4) समझ लीजिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है। 3(7) it was in the aforesaid light that Mr. Lakshmi Kumaran had submitted that 3(7) of CTA can neither be considered as being the source of an independent levy of an integrated tax on the import of goods, nor such a dual levy be sustainable in law. According to Mr. Lakshmi Kumaran, while Section 12 is thus the repository of the power of the respondent to levy a basic custom duty, the CTA is concerned with additional duties which are leviable in accordance with Section 3. However, according to Mr. Lakshmi Kumar, once the transaction had been subjected to a levy, but treating it to be a supply of services, an additional tax or duty cannot be validly imposed by an exercise of recharacterization or by viewing the very same transaction as amounting to an import of goods. तो मतलब एक बार उसको इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कहिए, फिर आईजीएसटी लगाने के लिए उसको इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कहने लगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। वंस इट इज कैरेक्टराइज्ड एज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, काम खत्म। और उस वक्त आईजीएसटी के जमाने में अबेटमेंट भी तो नहीं है। ये प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 का ये नोटिफिकेशन नंबर 4/2019 2020, जहां पर डबल लेवाई होने के कारण शायद इन्होंने कुछ एग्जम्पशन देने की कोशिश की है। हेडिंग 997241A, ये देख रहे हैं, नील लिखा हुआ है। However, Mr. Lakshmi Kumar laid stress on the underlying legislative objective of the union, exercising its power bearing in mind the imperative of preventing double taxation. It was in this context that Learned Counsel also alluded to notification 4/2000. The relevant part of those notifications are reproduced below. तो ये जो लीजिंग के ट्रांजेक्शन है उस पर नील कर दिया जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट वाले हैं, तो वो सिर्फ इसीलिए लेके आए क्या तो क्यों डबल टैक्सेशन ना हो जाए। फिर ये क्या है 2/2020, ये भी इंपॉर्टेंट, हम लोग पढ़ेंगे आपके साथ। यहाँ पर ये सीरियल नंबर 25 है और सर्विस अकाउंटिंग कोड 9987 होना चाहिए। चलिए, इस पे 5% यही वही एमआरओ सर्विस, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ एयरक्राफ्ट इंजन एंड अदर एयरक्राफ्ट कंपोनेंट और पार्ट्स। और अगर ये आउटसाइड इंडिया जाके रिपेयर होता है तो इट इज एन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और उस पर रेट है 5% एंड नो कंडीशन अटैच, इट मींस आईटीसी कैन बी क्लेम्ड। Proceeded then to explain when IGST could be levied on goods. Mr. Lakshmi Kumar submitted that import of goods in terms of Section 2, subsection 10 of the IGST Act has been defined to mean the bringing of goods into India from a place outside India. According to Learned Counsel, the proviso to Section 5(1) applies only to contingencies where goods are being imported into India. Insofar as import of services was concerned, Mr. Lakshmi Kumaran submitted that the same would be governed exclusively by the principal part of Section 5(1) and to which the proviso would clearly have no application. जितेंद्र जी, इसमें कुछ कहना है आपको इस पैराग्राफ के बारे में? इंपोर्ट ऑफ गुड्स ऑलरेडी डिफाइंड है। Proceeding then the explain एक मिनट हम सर IGST could be levied on goods submit that import of goods in terms of section 210 of the IGST has been defined to mean the bringing of goods into India from place outside India. According to Learned Counsel, the proviso to section 5(1) applies only to contingencies where goods are being imported into India. Insofar, okay, proviso to section 5(1) applies only to contingencies where goods are imported in India. Insofar as the import of services was concerned, submitted that the same would be governed exclusively by the principle at 5(1) and to which the proviso would clearly have no application. हाँ, मतलब नीचे second part तो बराबर है, but for according to Learned Counsel, the proviso to section 5(1) applies only in contingencies where the goods are imported into India. And GST has been defined to mean the bringing of goods out according to only to contingencies where goods are being imported into India as far as the import of services are concerned. हाँ, मतलब ये तो सर, मतलब आपका क्वेश्चन क्या है इस पैरा के लिए? पैरा 58 के लिए इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर है तो 5(1) एप्लीकेबल हो गया। हाँ, 5 एक्सेप्शन में जाएगा ही नहीं। एक्सेप्शन, हाँ, मतलब
वो ऐसा कहते हैं, राइट? हाँ, it was then submitted that from the plain language in which the proviso stands constructed, it is apparent that the integrated tax becomes leviable on goods imported into India. Plain language से तो यही लग रहा है कि import of goods पे IGST लग जाएगा. According to Learned Counsel, the only correlation between the proviso and CTA is the point at which the integrated tax may be levied and collected. सिर्फ ये कलेक्शन पॉइंट बता रहा है. दिस अकॉर्डिंग टू मिस्टर लक्ष्मी कुमार बिकम्स एविडेंट इन द लाइट ऑफ द प्रोवाइजो यूजिंग द फ्रेज shall be levied and collected in accordance with this. It was in the view of the above that Mr. Lakshmi Kumaran had submitted that Section 37 of CTA is merely intended to designate a collection point of integrated tax as opposed to a provision contemplating an independent levy of IGST. और रीजन दिया हुआ है, it is if import of service is levied under Section 37 of CTA, then it violates entry 83 of list 1. Entry 83 cannot levy IGST. Therefore, 37 is only be read as collection point and not levy. देखिए क्या कर रहे हैं लक्ष्मी कुमारन जी, वो कह रहे हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया, बस 51 के बाहर आप जा ही नहीं सकते. जैसे ही 51 के बाहर जाएंगे तो एंट्री 83 का भी वॉयलेशन है आपका, वो जाने ही नहीं दे रहे प्रोवाइजो में, और प्रोवाइजो को एकदम ब्लॉक कर दे रहे कि वो इंडिपेंडेंट लेवाई है ही नहीं. यही पैराग्राफ में ये सब लिखा हुआ है. कस्टम इक्वल टू लेवाई ऑन गुड्स, जीएसटी इक्वल टू लेवाई ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स. अब देखिए कस्टम्स एक्ट में मान लीजिए आपने कोई गुड्स स्मगल किया या फिर रिस्ट्रिक्टेड आइटम को आपको लेके आ गए, तो वो गुड्स को सीज कर लेते हैं, करेक्ट है ना? हाँ सर. तो कस्टम्स एक्ट में लेवाई इज ऑन गुड्स, नॉट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स. जीएसटी में लेवाई इज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, और गुड्स आपके गोडाउन में पड़ा हुआ अकाउंटेड है तो आपको जीएसटी लग ही नहीं सकता है. तो ये डिफरेंस भी वो बता रहे हैं. Exceptions can be read only when 51 fails and not otherwise. ये इसमें यही लिखा हुआ है ये पूरे पैराग्राफ में. और it was submitted that contention addressed at the behest of the respondents in this respect fails to bear in mind the well settled principle of the proviso to a section merely carving out an exception to the general rule or extracting a subject which may have otherwise fallen within the province of the former. तो हम लोग जो ऊपर में डिस्कस कर रहे थे, 51 में एक बार फॉल कर गया तो आप एक्सेप्शन में जाना ही नहीं है. एक्सेप्शन में तो तब जाएंगे जब 51 एप्लीकेबल नहीं हो रहा है. जितेंद्र जी, इस इंटरप्रिटेशन का क्या कहेंगे आप? 51 में चला गया तो एक्सेप्शन में क्यों जा रहे हैं आप, और दोनों एक साथ अप्लाई क्यों कर रहे हैं? हाँ, मतलब ये एक इनकी आर्ग्यूमेंट है. करेक्ट. कि 51 में मतलब 51 मतलब जीएसटी लो, आईजीएसटी लो. अगर आईजीएसटी में फॉल होता है तो फिर कस्टम्स में जाने की जरूरत नहीं है. करेक्ट. आई थिंक डिपार्टमेंट ऐसा बोलता होगा कि दोनों में इंडिपेंडेंट लेवी है. आईजीएसटी एक्ट में आईजीएसटी की लेवी और कस्टम्स एक्ट में अकॉर्डिंगली. करेक्ट. 37 के हिसाब से. देखिए अगर ये 51 में इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो जाता तो आप एक्सेप्शन में जा सकते थे. करेक्ट. लेकिन 51 में ही जब कह रहा है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है तो एक्सेप्शन में क्यों जा रहे हैं आप? सर मेरे हिसाब से वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि लेवी जो है वो उनके हिसाब से मतलब जो इंटरप्रिटेशन किया है कि लेवी आईजीएसटी एक्ट में ही लगेगी, कस्टम्स एक्ट में नहीं लगेगी लेवी. यस. खाली कलेक्शन ही कस्टम्स में होगा. अगर लेवी भी कस्टम्स एक्ट में होती तो फिर ये उनका जो इंटरप्रिटेशन है वो कहीं गलत हो जाता. करेक्ट. देखिए एस्पेक्ट थ्योरी को भी क्वेश्चन किया. अब ये एस्पेक्ट थ्योरी के ऊपर इतना कुछ है. मिस्टर लक्ष्मी कुमार ने एक्सप्लेन दैट टू टैक्सेबल इवेंट्स कुड हैव कम इनटू बीइंग ओनली इफ इट वर पॉसिबल टू आइसोलेट एंड आइडेंटिफाई डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट्स अंडर डिफरेंट फील्ड्स ऑफ टैक्स लेजिस्लेशन. इन एनी केस अकॉर्डिंग टू लर्नेड काउंसिल, अरे 8:40 हो गया, द एस्पेक्ट थ्योरी डज नॉट सैंक्शन इन द लेवाई ऑफ अ टैक्स ट्वाइस ओवर ऑन द सेम ट्रांजेक्शन. Mr. Lakshmi Kumar in this regard also sought to draw sustenance from the following observation appearing in this. तो ये पूरा import of goods on CIF cost plus insurance plus freight, ये मोहित मिनरल हमने डिस्कस कर लिया. Held as import of goods as per section 8 now cannot be separated in tax as insurance as supply of services. एक बार अगर import of goods है तो है, फिर आप उसको सेपरेट करके उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान के फिर से दोबारा टैक्स लगाए, ये पॉसिबल नहीं है. What has led to present day problems in the, ये मुझे ये पैराग्राफ इतना पसंद है. देखिए इनडायरेक्ट टैक्स प्री जीएसटी और जीएसटी रिजीम में क्या प्रॉब्लम क्या आई, अफसर क्या सोच रहा है. ये कह रहे हैं कि द डिफिकल्टी विच इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड टुडे इन प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इज बिकॉज ऑफ द एरोनियस मिसकंसेप्शन ऑफ लॉ और रैदर
erroneous assumption on the part of the delegated legislation, यानी कि आप ब्यूरोक्रेट को बोल रहे हैं the service tax is an independent levy as it was prior to the GST and it go vivisect the transaction of supply to levy more taxes on certain components completely, overlooking or forgetting the basic concept of composite supply introduced in the GST legislation and the very idea of levying the GST. तो प्री जीएसटी रिजिम में तो आप सेपरेट करते थे, जीएसटी में जब सेपरेशन का पावर ही नहीं है आपके पास तो फिर आप सेपरेट क्यों कर रहे हैं? तो ये यही कह रहे हैं मिसकंसेप्शन, एरोनियस अजम्पशन कि यहां भी सेपरेशन हो सकता है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कंपोजिट सप्लाई अंडर सेक्शन 8 प्रिंसिपल सप्लाई शेड्यूल 2 वेयर अ ट्रांजैक्शन इज ऑल ट्रांजैक्शन इज either or only supply of goods or supply of services. तो जब मन करे कि चलो इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मान के टैक्स लगाते थे, जब मन करे इसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान के टैक्स लगाते थे, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो मुझे लगता है कि यहां पर हम लोग कंक्लूड करते हैं, ये आपको समझ में आ ही गया. हम लोग जब नेक्स्ट मिलेंगे आपके साथ तो हम लोग ये जो 50/2017 है और उसका जो सर्कुलर है कि आईजीएसटी तो आपको देना पड़ेगा, ये मुझे लगता है कि दैट वोंट स्टैंड इस जजमेंट को पढ़ने के बाद. सर ये जजमेंट शेयर कर देना ना. हाँ, मैं अपलोड करूंगा ना. हाँ ठीक है. चलिए फिर थर्सडे मिलते हैं, कल लिटिगेशन में मिलेंगे आपके साथ. ओके देन, बाय बाय.